तो उन्होंने बताया कि इस पे एक जिन आशिक हो गया है। वो चाह रहा है कि मैं इसे वापस उसी जगह पे लेके जाऊं खेतों में, और ये उधर ही रहे मेरे साथ। जिन जौन सा मेरे आगे डिफरेंट शक्ल में आता था, और रिश्तेदारों में कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरी कोई शायद नहीं है, बस मेरे घर वाले जहेज नहीं दे सकते हैं। ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे घर वालों की भी इज्जत करे, मेरी भी इज्जत करे। मैं अपना माजी भुला के और अपनी आगे की जिंदगी को अच्छा बेहतर ही जीना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनके ऊपर एक जिन आशिक हो जाता है। उसके बाद क्या मामलात होते हैं, इनकी ज़िंदगी किस तरह से बदली जाती है, किस तरह से अपन रहती हैं, इनकी ज़िंदगी पे क्या असर-अंदाज़ होता है, सारे मामलात इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने मुश्किलात का सामना किया, आज किस हालात में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, सारा कुछ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि क्या मामलात बने आपके साथ, जिन किस तरह से आशिक हो गया, उसने आपके साथ ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी को असरअंदाज किया, अभी किस तरह से आप ज़िंदगी अपनी गुजारी है, इलाज किस तरह से हुआ, सारे मामलात हमें बताइए। जी, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक भाई है, मम्मा है और मैं हूँ। पापा की डेथ हो चुकी है, और मैं कॉलेज जाती थी। मुझे कॉलेज से छुट्टियाँ हुई तो हम गांव चले गए, और गांव गए और कज़न्स के साथ मैं गांव में घूमना शुरू हो गई। जैसे 4 बजे का टाइम था, हम बाइट चले गए, और हम जब वापस आ रहे थे, मुझे नहीं आइडिया कि मैं किस जगह से गुजरी हूँ, वो कौन सी जगह थी। मैं घर वापस आई और मेरी ना तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जैसा कि सर भारी होना शुरू हो गया और बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया। घर वालों को बताया तो उन्होंने बोला थक कर आई है, घूम घूम कर आई है, तो इसलिए इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा, थक गई है। उन्होंने बोला कि चलो आप सो जाओ, इंशाल्लाह सुबह आप ठीक हो जाओगी। सुबह हुई, सुबह मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होना शुरू हो गई। उन्होंने, जैसे कि गाँव में छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं, उनसे चेक करवाया। उन्होंने भी यही बोला कि रात की थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक हो जाएगी। वैसे ही मेरे साथ जैसे बॉडी टेम्परेचर हाई और सर भारी भारी सा, और मैंने घर वालों को बताया। उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, ये बस थोड़े से थकावट का इशू है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर के हम घर वापस आ गए। घर वापस आए तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि गांव वाले छोटे मोटे डॉक्टर होंगे, उन्हें क्या क्या ही नॉलेज होगा। तो उन्होंने इधर आके घर पे अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उनसे अपॉइंटमेंट ली, और उनसे बोला कि इसकी ये कैफियत है, ये हमें बता रही है, और ऐसे ऐसे इससे हो रहा है। उन्होंने बोला क्या हो रहा है, उन्होंने बोला सर भारी हो रहा है और बॉडी टेम्परेचर जो सा है वो हाई रहता है हर टाइम। तो उन्होंने बोला ये कब का, उन्होंने बोला कि हम गाँव गए थे तब का ही ऐसे। हमने बोला कि इधर घूम घूम के थकावट की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह ली, तो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो वो बता सकते। तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और तबीयत और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। जैसे अब मम्मा के पास कोई आंटी आई हमसायों में से, तो उन्होंने बताया कि आप किसी आलिम से राब्ता करें, और मैं उनका बताती हूँ आपको, उनके पास लेके जाएं। बच्ची सही कह रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। गांव में जाओ, ऐसी कोई ऐसी जगह से गुजर गई होगी, बाहरी जगह से, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो मम्मा वगैरह इन बातों पे यकीन नहीं करते थे। फिर भी एक अलौती बेटी हूँ, उन्होंने कहा कि चले ठीक है ले जाते हैं। वो लेकर गए और आलिम से उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत खराब है और काफ़ी देर हो चुकी है, और हमें नहीं पता चल रहा है इसे क्या हो गया हुआ है। आलिम ने बताया, उन्होंने दम वगैरह किया, तो उन्होंने बताया कि इस पे एक जिन आशिक हो गया है। अच्छा, आलिम के पास जब आप गए, आलिम ने सारा कुछ बताया? जी, आलिम ने बताया कि जिन आशिक हो गया हुआ है, और वो चाह रहा है कि मैं इसे वापस उसी जगह पे लेके जाऊँ खेतों में, और ये उधर ही रहे मेरे साथ। तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि इसका क्या इलाज होगा, ये कैसे जान छोड़ेगा। उन्होंने बोला कि मैं दम वगैरह करता हूँ, तावीज़ वगैरह देता हूँ, ये करें फिर देखते हैं। उन्होंने दम वगैरह किया, तावीज़ वगैरह दिए। घर आ गए, कुछ दिन गुजरे और तबीयत खराब हो गई। तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। वापस गए तो उस आलिम ने बोला कि देखते हैं, अब हम इस जिन से ही बात करके देखते हैं क्या ही कहता है। उन्होंने हाज़िरी करवाई, तो और उन्होंने जब हाज़िरी करवाई, उन्होंने उस जिन से पूछा कि कहाँ से हो? उन्होंने बोला कि मैं इस जगह से हूँ, और
ये खेतों में आई थी, तो उधर उधर ही मुझे अच्छी लगी और मैं इस पे आशिक हो गया। और उन्होंने बोला ये कैसे जान छोड़ेगी? उन्होंने बोला मैं जान नहीं छोड़ूँगा, मैं साथ ही लेकर जाऊँगा। जिधर अच्छा। से मैं आया हूँ, जिधर से ये होकर आई है उसी जगह मैं इसे साथ लेकर जाऊँगा। आलिम भी घबरा गया, उन्होंने बोला ये मेरे बस का काम ही नहीं है। उन्होंने फिर एक आलिम का बताया, उन्होंने बोला इधर जाएँ, ये इसका इंशाल्लाह कोई अच्छा ही करेंगे, पता चल जाएगा जो भी होगा। उन्होंने आगे बताया और उस आलिम के पास घर वाले लेकर गए। उस आलिम ने बताया कि आपका खर्चा होगा लेकिन ठीक हो जाएगी। उस आलिम के पास गए, उन्होंने दम वगैरह किया और उन्होंने बोला कि आपका खर्चा होगा, फिर ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने मतलब कि जिन्होंने बताया था कि आपके ऊपर इस तरह से मसला है, जिन आपके ऊपर आशिक है, उनसे भी बड़ा जिन था, मतलब उनके काबू में आने वाला नहीं था। इस वजह से उन्होंने कहीं और आपको भेज दिया। जी, जी, इसी वजह से उन्होंने बोला कि मेरे काबू में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। तो जब जहाँ पे आप आगे इलाज के लिए गई, तो उन्होंने फिर आपका इलाज कर दिया? लेकिन उन्होंने बोला था पैसे लगेंगे, अच्छा। इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो घर वाले परेशान हो गए कि हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिर घर वालों ने रिलेटिव्स से लिए, रिलेटिव्स में बात गई कि ये इनकी बेटी के साथ मसला हो रहा है। रिलेटिव से लिए, इधर-उधर से पैसे पकड़े और उन्हें दिए और उनके दम करने से मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। जैसे उन्होंने दम किया, हम घर वापस आए तो और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे कि वो जिन जौन-सा मेरे आगे डिफरेंट शक्ल में आता था। अच्छा। जी, डिफरेंट शक्ल में आता था और कहता था कि तुम दम वगैरह ना करवाया करो, ये तावीज़ ना पहना करो, पानी वगैरह ना पिया करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने भी कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं, वो जिन की बातों में मैं आ रही थी। मैंने घरवालों को मना करना, फिर मतलब वो किस शक्ल में आता होता था? एक खूबसूरत हसीन लड़के की शक्ल में आता था। तो जब वो सामने आता था आप घर में, या आप परेशानी होती थी, या घर वालों को नहीं बताती थी कि इस तरह से मेरे साथ होता है, कोई लड़का आता है या आके मुझे समझाता है, कहता है, आपने घर वालों को नहीं इस तरह से कहा? नहीं, उनको मैंने बताया ही नहीं था। मतलब उन्होंने बोला था किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के ही बोल रहा हूँ, दम वगैरह ना करवाओ, ये अच्छी बात नहीं होती है, तावीज़ वगैरह, फिर तुम मेरे साथ कैसे जाओगी? जैसे कि मुझे भी उससे लगाव होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद उनसे मम्मा वगैरह को मैंने ये बोला कि मैंने ये दम वगैरह नहीं करवाना, पानी वगैरह नहीं पीना। और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो करना ही होगा। फिर उन्होंने मुझे फ़ील नहीं होने दिया, दम वगैरह वाला पानी पता ही नहीं चलने देते थे, वो मुझे पिलाते रहे हैं, तावीज़ वगैरह भी मुझे पहने रखे, वो तो उतारते ही नहीं थे। इसी वजह से फिर हमारे ऊपर ये जब रिलेटिव्स में बात गई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं ठीक होना शुरू हो गई और रिलेटिव्स में बात गई, रिलेटिव्स वालों को पता चला कि ये बात है, रिश्तेदारों में सारी बात फैल गई। तो मेरे बाबा ने मेरा रिश्तेदारों में किया था, मेरे ही रिलेटिव्स हैं, बाबा के ही जानने वाले हैं, तो उनकी तरफ मेरा रिश्ता किया और उन्होंने भी बोला उन्होंने एंड पे बोला कि नहीं हमने नहीं करना और रिश्तेदारों में कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब कि वो जिन की वजह से सारों में बात फैल गई, अफ़वाह उड़ गई, तो इस वजह से सबने, जहाँ पे आपका रिश्ता भी हुआ था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। जी, उन्होंने भी इनकार कर दिया और रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं मेरे साथ शादी करना चाह रहा था। अगर बाहर से कोई रिश्ता आता भी था, तो वो उन्हें बातें बाहर से ही बोल-बोल के वापस भेज देते थे। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अभी आप मुझे देख रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है। तो अभी आपके फादर कहाँ पे हैं? बाबा की डेथ हो चुकी है। अच्छा, आपके पापा की डेथ हो चुकी थी, इस वजह से कुछ वो, इस वजह से कि भी कि आपके पापा भी नहीं थे, जी। और बाद में जहाँ पे रिश्ता उन आपके पापा ने किया था, उन्होंने भी इनकार कर दिया। जी, जी, उन्होंने भी इनकार कर तो दिया। अभी किस तरह से आप रहना-सहना, खाना-पीना, तो किस तरह से सारा कुछ मैनेज कर रही हैं? भाई हैं, उनकी प्राइवेट जॉब है और उधर से आप जैसे जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं। खर्चे घर के बहुत हैं, बिजली का बिल, किराया ये बहुत है और इससे अच्छा, रेंट के घर में रहती हैं आप? जी, रेंट का घर है और भाई जौन-सा घर का रेंट देते हैं, घर का राशन वगैरह, बिजली का बिल, ये हमारा बहुत मुश्किल से होता है और जिनसे हमने उधार लिया हुआ था, वो सर पे आके इतनी बातें करते हैं, इतना तंज़ करते हैं, तंग करते हैं, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी कितना को उधार है आपके ऊपर? कितना हमने लोन लिया था? उसके बाद रेंट जो है वो कितना है? कोई आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक अमाउंट, ताकि हमारे देखने वाले हैं या हम हैं, कुछ अपील कर सकें, या हम अपने तौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। राउंड फिगर आप करें, तकरीबन कितने को हों,
कि आपका ये जो भी मामला हैं सारे क्लियर हो जाएँ, जो मालिक मकान है उसके भी, उसके अलावा जो आपकी मदर ने आपके इलाज के लिए लिए थे, वो भी उतर जाएँ। मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख हमारे पे उधार है। मतलब 1.5 से 2 लाख होगा तो आपके लिए आसानी हो सकती है, सारे मामला क्लियर हो सकते हैं। जी। तो अभी सारे रिश्तेदारों ने तो आपको छोड़ दिया है, कोई भी आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे रिश्ता हुआ था उन्होंने भी खत्म कर दिया है। तो आगे अगर हमारे देखने वालों में से कोई ऐसा इंसान है जो आप कहे कि मैं इनको आगे लेके चलता हूँ, इनके साथ आगे ज़िंदगी गुज़ारता हूँ, तो कोई आप क्या इस बारे में आपका ख्याल है? जैसा कि आपने बताया कि हमारे देखने वालों में से कोई भी ऐसा होगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया और कोई ऐसा है, इज़्ज़त करे, मेरी भी इज़्ज़त करे, मेरे घरवालों की भी इज़्ज़त करे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हम आपको कोई ऐसा इंसान देख के देते हैं जो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता है, आपको ताना भी ना दे, आपके साथ सारी ज़िंदगी चले, तो आपको कोई एतराज़ नहीं। जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर हमारे देखने वाले में से कोई ओवरसीज़ हो, वो कहे कि मैं आपको बाहर के मुल्क बुला लेता हूँ, आपकी फैमिली को इधर सपोर्ट भी करता हूँ थोड़ा बहुत और आपको बाहर बुला लेता हूँ, तो फिर कैसा है, चली जाएँगी आप? जी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मतलब आगे आप चाहती हैं कि आप इज़्ज़त की ज़िंदगी आगे गुज़ारना चाहती हैं, जो पीछे मामलात हो गए उन्हें बुला के, उन्हें बोल के, आगे आप इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं। जी, मैं यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे घरवालों की भी इज़्ज़त करे, मेरी भी इज़्ज़त करे, मैं अपना माज़ी भुला के और अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छा बेहतर ही जीना चाहती हूँ। और मेरी जो भी मुश्किलें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं और जो पीछे मेरे साथ हुआ वो भी बता चुकी हूँ। और अगर मुझे आउट ऑफ कंट्री भी अगर शादी के लिए कोई कहेगा मैं चली जाऊँगी। मेरे घरवालों को सपोर्ट करे, उनकी इज़्ज़त करे और मेरी इज़्ज़त करे, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्सर लड़कियाँ होती हैं, उनकी कुछ शराइत होती हैं, लड़का ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो, फैमिली उसकी ऐसी हो, आपकी कोई ऐसी शराइत है? मेरी कोई शिकायत नहीं है, बस मेरे घरवाले जहेज़ नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और कोई हमारा कर्ज़ा उतार दे, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मतलब और जैसा भी इंसान हम आपके लिए देखेंगे आपको कबूल हो। जी, मुझे कबूल होगा जैसा भी आप देखेंगे। ये इतना ज़्यादा कोई कर्ज तो नहीं है। ओवरसीज़ जो हैं वो तो आपके लिए सारे मामला कर देंगे। तो फिर एक मर्तबा कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ, कोई अगर आपको बाहर के मुल्क बुलाता है, आपका कर्ज वगैरह खत्म करके, तो आप चली जाएँगी उनके पास शादी करके? जी, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि जिन किस तरह से इनके ऊपर आशिक हुआ, उसने किस तरह से इनकी ज़िंदगी पे असर किया, पूरा ख़ानदान वालों में अफ़वाह उड़ गई। जहाँ पे इनका रिश्ता हुआ था, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब ये हमारे साथ मौजूद हैं। वालिद जो हैं इनके वो इस दुनिया में नहीं है, कल एक वालिदा है और एक छोटा भाई है जो घर का सिस्टम चला रहे हैं। इनका रेंट भी कुछ रहता है पेंडिंग पे है और इसके अलावा कुछ इन्होंने उधार भी लिया था। तो इन्होंने सारे मामलात आपने बता दिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है, नंबर के ऊपर राब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने